मुझे लगता है कि अमेरिका ऑलरेडी इन्वॉल्व है। अब जो ट्रंप की तरफ से जो जिस प्रकार की पोस्चरिंग हो रही है कि हमें ये मालूम है, लोकेशन मालूम है खामनेई की, हम अभी वक्त दे रहे हैं, कंप्लीट अनकंडीशनल सरेंडर कर दे, तो ये एक तरह से ट्रंप का एक अपने टैक्टिकल कैलकुलेशन है। और बार बार एक क्या होता है कि महाशक्ति क्या करती है कि डायरेक्ट वॉर में ना करके, जैसे स्पेशली यदि मैं ट्रंप की बात करूं तो उनका एक अपना एक स्टाइल है कि सीज फायर कहीं करवा देते हैं, कहीं सीज फायर की बात ही नहीं करते, अपने एलाइज को ही कह देते हैं कि ये नॉनसेंस है, कभी कहते हैं कि मैं 13 बार सीज फायर करा चुका हूं। तो ट्रंप का एक्चुअली ट्रंप इस समय इतनी मुसीबत में फंसे हुए हैं, मुझे लगता है कि ईरान इजराइल से बड़ी मुसीबत ट्रंप के पास है, क्योंकि ट्रंप जिस ओहदा और जिस वचन के साथ, जिस प्रतिज्ञा के साथ 20 जनवरी की शपथ ली थी, वो शपथ उनको पूरा नहीं हो पा रही। अमेरिका जल रहा है, मध्य पूर्व जल रहा है, जहां जहां वो आग बुझाने के लिए आए थे कि मेरे आते ही, देखिए वो एक्चुअली उनका जो है कि लार्जर देन फिगर की जो उनके कंसेप्ट है कि मैं एक तो अमेरिका है, अमेरिका का फिर मैं एक सुपर प्रेसिडेंट हूं, तो ये जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस था कि हमेशा अंडर एस्टिमेट किया, चाहे ईरान को अंडर एस्टिमेट भी किया, इजराइल को भी। देखिए जब डिप्लोमेटिक चैनल की बात हो रही थी, आप पीस टॉक कर रहे थे, सडनली आप कह रहे हो कि अब तो मैं इजराइल के साथ हूं, खामनेई को भी मार दूंगा। 2 दिन पहले ऐसी अमेरिका से ये आवाज आ रही थी कि खामनेई भाग करके मॉस्को चले गए, आज आप कह रहे हो कि बंकर के नीचे, बंकर में छुपे हुए, हमें लोकेशन मालूम है तो मारो फिर। आप ये पोस्चरिंग क्यों कर रहे हो? तो ये एक थ्रेट पोस्चरिंग है, और ये बात को ईरान समझता है, ईरान अमेरिका को बहुत ढंग से समझता है कि ट्रंप में अभी इतनी साहस नहीं है कि आप खामनेई को मार दे। तो अब उन्होंने क्या किया कि अब ये किया कि चलो वहाँ सिविल वॉर करा दे। वहाँ पर अमेरिका में जो व्यक्ति ईरान का बैठा हुआ है, शाह परिवार का, वो कहते हैं कि चलिए हम मोसाद के जरिए, रजा की आप बात कर जी, वहाँ से हम क्या करते हैं, वहाँ तख्ता पलट करवा दें। तो ये सारे टैक्टिक्स हैं, ये सारे टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं जो आप कह रहे हैं त्रिपाठी सर। लेकिन मेजर मैं आपको जरा इसमें लाना चाहूंगी, जो ट्रंप कह रहे हैं, अभी ट्रंप कह रहे हैं लोकेशन पता है, ट्रंप ये कह रहे हैं कि उन्होंने यूएसएस निमित्ज भेज दिया है, ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम कर सकते हैं। जब G7 छोड़ के गए तो उन्होंने ये कहा कि हम सीज फायर के लिए नहीं जा रहे। तो ये इंडिकेशंस क्या थ्रेटन करने के लिए और इजराइल को और पुश और पावर देने के लिए, और क्या ये दरअसल रणनीति क्या है मेजर? देखिए, लड़ाई से पहले जो गीदड़ भक्तियां होती हैं या फिर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, कि दुश्मन को आप इतना मेंटली ऑक्यूपाई कर दो, इतना नर्वस कर दो कि उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाए, या फिर वो पॉलिटिकल असाइलम के लिए अपने दोस्त, जो इनके दोस्ताना देश है, वहां पे शरण लेने पहुंच जाए। और जहां तक खमेनी की बात है, तो देखिए इनके पास बहुत ही लिमिटेड चॉइस है, या तो ये उत्तर कोरिया जाएंगे, या फिर ये चीन जाएंगे, या फिर रूस जाएंगे। जहां तक अरब देशों का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी ईरान का खुल के साथ दिया है, और इनका साथ वही देश देगा जो अमेरिका से टक्कर ले सके। तो पहली चीज तो ये। जहां तक रेजा पहलवी की बात है, तो देखिए जो रेजा पहलवी हैं वो शाह के बेटे हैं, पर उनका आज की तारीख में ऑन ग्राउंड सपोर्ट 0 है जी। तो उनका कोई सपोर्ट नहीं है ईरान के अंदर, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो। ये सारे साइकोलॉजिकल गिमिक्स और वॉरफेयर है, ये प्रेशर बिल्डिंग के टैक्टिक हैं कि वो अपने हथियार युद्ध होने से पहले डाल दें। और देखिए जब खाड़ी युद्ध हुआ था, डेजर्ट स्टॉर्म, तब आप देखें कितने सारे अमेरिकी जो ट्रूप्स थे उन्हें मतलब बाई लैंड वो उन्हें उतारा गया था, और बाई एयर। तो यहां पे भी ईरान की लड़ाई का कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा जब तक आप ट्रूप्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजेंगे, ये तय है। तो ये चीज मन में रखते हुए हमें आगे की बात करनी चाहिए। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिका एक ही चीज में बिलीव करता है, पहले एयर सुपीरियरिटी, जब हवाई हमले, हवाई डोमिनेंस आ जाएगा, उसके बाद ही वो रिस्क लेगा अपने सोल्जर्स को ईरान की धरती पे उतारने के लिए। और ये एक छोटा युद्ध नहीं होगा, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यमन में लाखों की तादाद में हुती जो रिबेल हैं, वो तैयार हैं ये लड़ाई में शामिल होने के लिए। और जो आप कह भी रहे हैं, उनकी तरफ से कहा भी गया था कि अगर ईरान चाहे तो वो सीधे कूद सकते हैं। उन्होंने सपोर्ट करने की बात कही थी मेजर, जो आप कह रहे हैं उसको। बिल्कुल, तो मैं बोल रहा हूं कि ये लड़ाई अगर हुई तो आर पार की लड़ाई, और बहुत ही
खतरनाक दर्दनाक लड़ाई होगी। इसमें मरता क्या नहीं करता वाली बात है कि जो कट्टर रिजीम इतने सालों तक हुकूमत में रही है, या तो वो खत्म हो जाती है अंत तक लड़के, या फिर यहां पे नेगोशिएशंस होंगी। तो समझदारी इसी में ही है कि नेगोशिएशन हो। क्यों? क्योंकि देखिए, फ्रांस को भी दिक्कत है कि अमेरिका युद्ध में शामिल हो। बाकी जो एशियन अदर कंट्रीज हैं, हमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत है कि देखिए, हमें डिक्टेट किया जा रहा है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज इस देश से नहीं लेंगे, आप नेचुरल रिसोर्सेज किसी और देश से लेंगे, और उनकी कीमतें भी महंगी हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अब आउटडेटेड हो गई हैं। इनका भी स्टेटमेंट आया है कि वर्ल्ड कैन डू विदाउट अमेरिका। तो ये स्पष्ट हो रही हैं चीजें कि वर्ल्ड ऑर्डर कहां शिफ्ट हो रहा है जी, और देशों को अब बिल्कुल देखिए, सीरिया खत्म हो चुका है, लेबनान में काफी तबाही मच चुकी है, गाजा रहा नहीं। तो आप एक देश को एक हद तक आगे ले जा सकते हैं। और हाँ, इसी से आप जो बात कह रहे हैं, इसी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ गई है। मैं पहले वो बता देता हूं दर्शकों को, इजराइल के हमले में ईरान में 585 लोगों की मौत हो गई। हमले में ईरान में 1300 से ज्यादा लोग घायल हैं। 585 लोग मर गए हैं, 1300 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, बढ़ता जा रहा है। छठा दिन है, 1 2 3 4 आप गिनेंगे, ये लंबा वक्त बीता और 1300 लोग घायल हो गए। 585 लोग अब तक जान उनकी जा चुकी है। यूके देवनाथ सर, ईरान मान क्यों नहीं रहा है? इतने लोग तो मर रहे हैं, आएंगे आपके पास, लेकिन एक और बड़ी अपडेट आ गई। इजराइल को लेकर ईरान के IRGC का दावा सामने आया। इजराइल के डिफेंस अब खत्म हो रहा है। IRGC ये कह रहा है मिसाइल हमलों को रोक नहीं पा रहा है इजराइल। तो इजराइल को लेकर बड़ी बात ये रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से कहा जा रहा है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से, यानी ईरान की तरफ से जो उनका एक अमला है जो पूरी लड़ाई लड़ता है, उसकी तरफ से कहा जा रहा है सीधे सीधे कि उनका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो पूरी तरह से फेल हो गया है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन लगातार जुड़े हुए यूके देवनाथ सर, ये बहुत बड़ी बात है। IRGC ये कह रहा है कि आयरन डोम, थार्ड, सारे सिस्टम फेल हो गए हैं क्या? देखिए, आयरन डोम जो है वो इज़राइल का बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है, मैं एज ए मिलिट्री मैन कह रहा हूँ। लेकिन इज़राइल ने भी हमेशा ये क्लेम किया कि वो 90% टाइम पर सक्सेसफुल होता है। अभी हो क्या रहा है कि जब ईरान इतनी बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल्स को फेंक रहा है, तो आयरन डोम बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए नहीं बना है। आयरन डोम जो है वो दुश्मन के जो रॉकेट्स होते हैं, कन्वेंशनल रॉकेट्स होते हैं, जो कि हमास फायर करता था, हिजबुल्लाह फायर करता था, जो कि घर में बनाने वाले रॉकेट्स मिसाइल होते थे, या छोटे छोटे कारखानों में अंडरग्राउंड सुरंगों में बैठ के वो बनाए, उनको रोकने के लिए बनाया जाता है। आयरन डोम जो है कारगर तब होता है जब हिजबुल्लाह या हमास के रॉकेट 20 किलोमीटर दूर हैं, पास 10 किलोमीटर और पास 5 किलोमीटर आ गए। आयरन डोम में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हाइपरसोनिक वेलोसिटी से आते हुए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को, जो कि स्पेस से आ रहे हैं, अंतरिक्ष से उड़ते हुए आ रहे हैं, उनको एक्सोस्फीयर में, यानी 1 लाख फुट के पहले अंतरिक्ष में, या जब वो वायुमंडल में घुसता है तो 1 लाख फीट पर या 90,000 फीट पर इंटरसेप्ट करे। वो आयरन डोम की टेक्निकल कैपेबिलिटीज में नहीं है। जी बिल्कुल। और ये हालांकि दावा दोनों तरफ से हो रहा है। अमेरिका भी दावा कर रहा है कि ईरान का आसमान हमारा है, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि इजराइल का आसमान हमारा है। लेकिन कुछ देर पहले जो मेजर समरपाल बता रहे थे, संदीप त्रिपाठी जी, उस पर आपका रिएक्शन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि ये लड़ाई अगर होगी, अमेरिका डायरेक्ट सैन्य तरीके से इन्वॉल्व होगा, जो कि अब तक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट राजनयिक तौर पर है, लेकिन सैन्य तरीका, अमेरिकी सेना अगर उतरती है, क्या दुनिया 2 धड़ों में बंटने जा रही है? थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ आप देख रहे हैं सिचुएशन? देखिए सुमित जी, मेजर साहब की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि ये वक्त नहीं है जो 1980 का वक्त होता था, 1990 का वक्त होता था, जब खाड़ी युद्ध में अमेरिका फिजिकली इन्वॉल्व होता था। और वहाँ पर कल ही हमने देखा था कि जो पोस्चरिंग ट्रंप ने फिर से की थी कि देखिए सद्दाम हुसैन जैसा हाल होगा खामेनी का। तो देखिए ये अब समय बदल चुका है। आज थर्ड वर्ल्ड वॉर की हम बार बार बात कर रहे हैं। मैं कभी नहीं मानता हूँ कि ये वक्त में थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी भी होगा।